अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू एक ऐसे इर्तिका की कहानी है जिसे किसी ने प्लान नहीं किया मगर इसने समाज बदल डाला। मगर कैसे? मैं हूं फैसल और आइए चलते हैं इस दिलचस्प कहानी की तरफ। दोस्तों, हम इंसान अपनी फितरत और मुआशरत में सदियों से जारी इर्तिका का हासिल हैं। हम जहां आज हैं, माजी में किसी ने इसकी ऐसी तस्वीर कशी नहीं की और ना हम आज अपने मुस्तकबिल की हतमी पेशगोई और मंजर कशी कर सकते हैं। हमारा वजूद, ज़हन, ज़मीर और हमारे इर्द गिर्द की सारी दुनिया इर्तिका के इस तवील, आज़ाद और ख़ुदकार नज़म से गुजर कर आई है जिसे अंग्रेज़ी में हम सेल्फ एंड स्पॉन्टेनियस ऑर्डरिंग या सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हाल को माजी के किसी वाहिद किरदार या एक ख़ास गिरोह ने डिज़ाइन नहीं किया और ना हम अपने मुस्तकबिल को डिज़ाइन करने के काबिल हैं। हम अपने इल्म और इस्तिताअत में नामुकम्मल हैं, वक्त और मुकाम के पाबंद हैं। इसीलिए हम सब अपने अपने नामुकम्मल इल्म और इस्तिताअत से अपने अपने वक्त और मुकाम पर अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो मजमूई तौर पर हमें आगे बढ़ाता है। हमें चाहिए कि हम इर्तिका का साथ दें और अपने अहद से हम आहंगी इख्तियार करते हुए आगे बढ़ें। ख़ानदान का इदारा भी एक ऐसी कहानी सुनाता है। आइए इसे वक्त और मुकाम के तनाज़ुर में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज़राअत के आगाज़ से पहले मुआशरत की इकाई कबीला होता था। इसके सब अरकान बराबर थे। मुश्तरका वरासत और पैदावार का तसव्वुर पाया जाता था। याद रहे कि मुश्तरका वरासत का ये तसव्वुर सिर्फ कबीला के माबैन था। कबीला से बाहर का आदमी कबीला की जायदाद पर अपना दावा इस वक्त तक नहीं कर सकता था जब तक कि वो इस जायदाद को बज़ोर ताकत छीन नहीं लेता था। दोस्तों, ये मामला सिर्फ जायदाद, ज़र, ज़मीन, खुराक तक महदूद नहीं था बल्कि खुदा भी कबीले की मलकियत समझे जाते थे। चूँकि हर कबीले का अपना खुदा होता था जो अमूमन इस कबीले का जद्द अमजद होता था। जब किसी को किसी संगीन गलती पर सज़ा देना होती तो इसे कत्ल की बजाय कबीला बदर कर दिया जाता। यूँ वो न सिर्फ जायदाद से बेदखल हो जाता बल्कि इस खुदा की इबादत से भी महरूम हो जाता जिस पर कबीले की मुश्तरका इजारतदारी कायम थी। दोस्तों, वो दर बदर भटकता, जायदाद से भी महरूम रहता और खुदा से भी। जहाँ भी रहता दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से रहता। दोस्तों, यही तर्ज ज़िंदगी और दस्तूर इस दौर का तसव्वुर इखलाक भी थी, रवायात भी, मज़हब भी, इल्म भी और इस अहद के तनाज़ुर में सच्चाई भी। दोस्तों, इस माशरे में औरत की हैसियत यकीनन मुमताज़ थी जिसकी वजह बच्चों की पैदाइश है। बच्चे, ख़ास तौर पर लड़के, मुस्तकबिल के लिए कबीले की ताकत थे। दोस्तों, ये वक़्त दरअसल औरत को नहीं बल्कि बच्चों और ख़ास तौर पर लड़कों को हासिल थी। इस पैदावार को हासिल थी जो औरत पैदा करती थी ताकि कबीले के वक़ार और ताकत में इजाफा हो। दोस्तों, जो औरत जितना बड़ा कुनबा पैदा करती इतनी ज़्यादा इस औरत की हैसियत होती और जो औरत बांझ रह जाती वो कम तरीन समझी जाती। दोस्तों, दूसरी तरफ बांझ औरत जंग की सूरत में भी बवाले जान थी जिसके बारे में ये ख़तरा मौजूद रहता कि दुश्मन अगर इसे उठा लेगा तो इसका जिस्मानी इस्तेहसाल करेगा। दोस्तों, इस दौर में ताकत का इर्तिकाज़ मर्दों की तरफ था जो हिफाजत करते थे, लड़ते थे, चरागाहें और माल मवेशी छीनते थे और औरतों से बच्चे पैदा करते थे और मुखालफ कबीले की औरतों को बिस्तर पर लाते और मर्दों को गुलाम बनाते थे। दोस्तों, इसके बाद आता है ज़रई अहद। ज़रई अहद सेंट्रल एशिया, ख़ुसूसन मौजूदा तुर्क इलाकों की दरियाफ्त है। हिंदुस्तान में पहला ज़रई तमद्दन मीरगढ़ बलूचिस्तान में पैदा हुआ। दोस्तों, ज़रई अहद ने खुराक का मसला काफ़ी हद तक हल कर दिया क्योंकि अब खुराक को तलाश करने की नहीं बल्कि पैदा करने की ज़रूरत थी। इंसान ने बड़ी हद तक खुद कफालत हासिल कर ली थी। दोस्तों, हम इंसान अपनी बका की जद्दोजहद में कामयाब हुए। इसी मीरगढ़ की बस्ती ने वादी सिंध की तहजीब को ज़िंदगी दी। वादी सिंध ने ईरान से आने वाले आर्याओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान को जन्म दिया। दोस्तों, यहाँ आपको एक और बात बताते चलें कि तहजीबों को जन्म ही ज़रई अहद से मिला है। जब से ज़राअत को आगाज़ मिला है तब से हमारी तरक्की की शरह में तेज़ी आई है। ज़रई अहद लाखों सालों पर मुहित है मगर हम इस दौर के किसी इल्मी तहजीबी कारनामे से कम ही वाक़फ़ हैं। जबकि ज़रई अहद आज के मुकाबले में इंतहाई कम मुद्दती है मगर हम अनगिनत चीज़ें ऐसी गिनवा सकते हैं जिसने हमारे इल्म, हमारी तहजीब और हमारी सकाफ़त को चार चांद लगा दिए। आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि ज़रई अहद ने एक तरह हमें बतौर नस्ल इंसानी
खुराक की कमी के खतरे से निकाला और बका से रोशनास करवाया। दूसरी तरफ आबादी में एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बहम जंग पर माइल कबाइल के दरमियान अमन की शुरुआत हुई और शहरी रियासतों का क़याम मुमकिन हो पाया, जिनसे बड़ी सल्तनतें या रियासतें वजूद में आईं। दोस्तों, ज़राअत से पैदा होने वाली ज़रूरत से ज़ायद पैदावार ने गैर ज़रई पेशों को जन्म दिया। शहरों की सकाफत कायम हुई और लोगों के काबिल अज़हान फितरत की तस्खीर के कामों में मसरूफ़ हुए। दोस्तों, याद रहे कि अगर इंसान अपनी ज़रूरत से ज़ायद खुराक पैदा करने के काबिल ना होते और जो मार्केट में ना बिकती, तो कोई भी गैर ज़रई शोबा, इदारा और तर्ज़ ज़िंदगी वजूद में ही ना आता। दोस्तों, ज़रई अहद की पैदावारी अमल में कबीले की जगह अब ख़ानदान ने ले ली। अब ज़मीन की मलकियत या तो बादशाह के पास थी या उमरा के पास। अगर निजी जायदाद का तसव्वुर था भी, तो जायदाद अब ख़ानदान की मुश्तरका मलकियत थी। ख़ानदान ने कबीला की जगह ले ली और जूं जूं ज़रई अहद में जिद्दत आती गई, ख़ानदान भी छोटा होता गया, जिसकी बड़ी वजह तरीका पैदावार में जिद्दत थी। दोस्तों, अब जिस काम को करने के लिए पहले 20 बंदों की ज़रूरत थी, हल और पहिया सीधे हुए। खेती बाड़ी में जानवरों के आने से इनकी जगह कम बंदों की ज़रूरत रह गई। यूं वसी ख़ानदान का एक दूसरे पर इन्हिसार कम हुआ और दूसरा, जब मलकियत ज़्यादा लोगों में तकसीम हुई तो एक दूसरे से ज़्यादा मेहनत की तरगीब पैदा हुई। हासिल और ज़ाती मुफाद की जुस्तजू बढ़ गई तो बेहतर यही था कि या तो दूसरों के बराबर काम किया जाए और मेहनत के इनाम यानी मलकियत का बंटवारा कबूल किया जाए, या फिर कम मेहनत किए बगैर ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जाएं। दोस्तों, इस दौर में घर का सरबराह बच्चों का वालिद या बच्चों का दादा था, जो पूरे ख़ानदान का मुंतज़िम और निगरान था। घर की ख़वातीन और मर्द मिलकर काम करते थे। दोस्तों, आखिर में यहाँ एक अहम बात याद रहे, इस दौर में अमूमन बच्चों की देखभाल माँ नहीं बल्कि बच्चों की दादी या आया किया करती थी, क्योंकि माँ तो अपने शौहर और दीगर बड़े बच्चों के साथ खेतों में काम करती थी। औरत बतौर फुल टाइम माँ का तस्वर इस दौर में आम नहीं था। अपना ख्याल रखें और हमारी इस मेहनत का भी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।